ब्लास्ट कर जाता है और एग्स निकल जाता है आपके अंदर में ही, इंटेस्टाइन में ही। तो कुछ एग्स जो है वो डायरेक्ट आपके टिश्यू को इन्वेड कर देता है फिर से, और इन्फेक्शन को रिपीट कर देता है। मतलब कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं है, एग्स निकला और डायरेक्ट टिश्यू को इन्वेड कर दिया और इन्फेक्शन को रिपीट कर दिया। और दूसरा कि एग्स बाहर आया स्टूल के साथ और फिर किसी रॉ मटेरियल्स में चला गया, पेड़ पौधा में चला गया और वहां से पानी में चला गया और फिर से वो एक्सटर्नल इन्फेक्शन लग गया। तो दो तरह का इन्फेक्शन लगता है, एक ऑटो इन्फेक्शन और एक एक्सटर्नल इन्फेक्शन। यही इसमें आपको जानना ज्यादा जरूरी था। और अब आइए देखते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है। तो यूजुअली जो है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है, मतलब हेल्दी पर्सन है, तो हेल्दी पर्सन में इसका जो है कोई इन्फेक्शन, कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स बाहर से नहीं दिखेगा। मतलब बॉडी फेस से, बॉडी को देखने से, है कि नहीं, पेट को दबाने से या पल्स से या किसी भी तरीके से आपको बाहर से पेशेंट को देखने से इसमें कुछ भी इन्फेक्शन पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर पर्सन हेल्दी है तब। और इसका जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा कॉमन होता है चिल्ड्रन में। क्या होता है ज्यादा कॉमन? चिल्ड्रन में होता है, बच्चे में ज्यादा होता है इसका इन्फेक्शन। और वैसा बच्चा जो प्रोवर्टी लाइन से नीचे बिलोंग करता है, जो माल न्यूरिस्ट होता है, कुपोषित बच्चा जो होता है, या इम्यूनो कम्प्रेस्ड चाइल्ड जो होता है, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, उसमें कुछ सिम्टम्स दिखता है। उस तरह के बच्चे में कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चा भी अगर मान लीजिए हिस्ट पुष्ट है, पौष्टिक खाना उसको मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, तो इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आपको ऊपर से देखने को नहीं मिलेगा। अगर इम्यूनो कम्प्रेस्ड चाइल्ड है या माल न्यूट्रिस्ट चाइल्ड है, कुपोषित बच्चा है, तो उसमें कुछ सिम्टम आपको देखने को ये मिलेगा कि बच्चा का जो कंप्लेन होगा वो बोलेगा कि पेन ऑफ एब्डोमेन, डायरिया, कभी कभी मतलब इन्फेंटाइल डायरिया बोलते हैं उसको, बच्चे में जो डायरिया कभी कभी हो जाता है उसको इन्फेंटाइल डायरिया बोलते हैं। तो पेन ऑफ एब्डोमेन हो गया और डायरिया है, और वेट लॉस, उस बच्चे का जो है मतलब वजन जो प्रॉपर एज के अनुसार जो वेट गेन होना चाहिए वो वेट गेन नहीं होता है, वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, और वीकनेस रहता है उसको, है ना। ये सब क्लिनिकल फीचर्स है बच्चे में जो माल न्यूट्रिस्ट चिल्ड्रन होते हैं। डायग्नोसिस के लिए जो है आपको कुछ नहीं है, इसमें स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं स्टूल का, और उसमें डायरेक्ट जो है इसका एग्स, एच नाना का एग्स जो है स्टूल में, स्टूल का स्मीयर बना करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, आपको एच नाना का एग्स जो है वो दिख जाएगा। और ये बहुत छोटा होता है एग्स, तो इसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं देखने में, वही लोग इस एच नाना के एग्स को जो पहचानने में
तो कुछ एग्स जो है वो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप इसको देख लीजिए एक बार। इसी तरह का एग्स होता है जो स्टूल के साथ पास करता है। यू कैन ऑब्जर्व दीज एग्स बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। तो ये एग्स आप स्टूल एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। इसका फिगर जो है कुछ आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है, यही तो है। और इसका जो है जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो प्रिवेंशन एंड जो पहले आपको बताए हैं कि और भी वर्म में जो प्रिवेंशन बताए थे, प्रोफाइलैक्सिस बताए थे कि इसका रोकथाम कैसे करेंगे, तो वही सब सारा मेथड है। जितने तरह का वर्म आपको पढ़ाएंगे इंटेस्टाइनल, तो वो सबका एक ही तरह का प्रोफाइलैक्सिस होता है कि आपको प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड वॉश करना है बिफोर मील एंड आफ्टर मील। तो और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस, जो स्टूल है उसका जो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। इधर ऐसा नहीं कि इधर उधर शौच के लिए चले जाएं और आपका जो एग्स है वो मिट्टी में जाकर के पॉल्यूटेड हो जाए और अदर पर्सन्स को इन्फेक्ट कर दे। तो दो चीज अगर इसमें ये किया जाए कि प्रॉपर जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन कर लें और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फिशेस कर दें, तो यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर नेबर, योर सोसाइटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ H9 इन्फेक्शन। ये सब ये सब प्रॉपर मेथड है इन्फेक्शन को रोकने का, पहले भी बता चुके हैं ये सारा। और अगर आपको पता चल ही जाए कि इस तरह का इन्फेक्शन किसी में है, रिपोर्ट आ जाए, तो जो पहले आप दवा कुछ मेडिसिन वगैरह आपको बताए थे वही मेडिसिन सब है, आप लिख भी ले सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। एक है प्राजीक्विंटल, सबसे बेस्ट दवा है इसका प्राजीक्विंटल। तो प्राजीक्विंटल जो है वो मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव यही दवा होता है। और एक होता है नाइक्लोसामाइड, ये भी इफेक्टिव है। तो ऊपर वाला जो है प्राजीक्विंटल वो ज्यादा इफेक्टिव है, नाइक्लोसामाइड भी इफेक्टिव है। ये दो ही दवा है। आ, इसको जो हाइमेनोलिपिस नाना है इसको इसको मारने का। अब है क्या, जो इसका ऑटो इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अब जनरली चिल्ड्रेन में होता है, तो चिल्ड्रेन में होता है तो चिल्ड्रेन जो बच्चा है छोटा वो तो अपने आदत से लाचार है। तो आप एक बार सोचेंगे कि दवा खिला दिए हैं अब, तो वैसे नहीं होगा। मेडिसिन को कुछ कुछ समय पर जो है, और जो ही आपको पता चले कि हाँ कुछ इस तरह का शिकायत ये कर रहा है, तो एक सिंगल डोज जो है आप उस बच्चे को दे सकते हैं। ये कोई हार्मफुल मेडिसिन नहीं है। तो इस तरीके से जो है बच्चे को या खुद भी आप बचे हुए भी रह सकते हैं। अगर अगर इन्फेक्शन हो ही जाए तो आप उसको तुरंत समाप्त कर दीजिए, ताकि अदर पर्सन्स आपके कारण जो है, आपके फैमिली के या आपके पड़ोस के और लोग इन्फेक्टेड नहीं हो जाए। तो आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया, ये चैप्टर हो गया। थोड़ा सुमति जी को बुलाइएगा तो बोलिएगा कि नेक्स्ट जो एक जियार्डिया हम भेजे हैं उसको डाल देंगे, बोल दीजिए। तो एक और जो है जियार्डिया करके है, जियार्डिया लेम्बलिया।
तो पीडीएफ सब स्टूडेंट सबको हाँ भेज देंगे। हाँ, पहले वाला तो सबको भेज दिए। हाँ। हम्म। तो आपने हाइमेनोलेपिस पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में जो है ना, आगे और भी क्लास इसका होगा। तो आप, ये तो एक छोटा सा टेप वर्म के बारे में आप पढ़े हैं। हम आपको ऐसा ऐसा टेप वर्म पढ़ाएंगे जो कि 30 फीट 40 फीट लंबा होता है और वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। वो भी टेप वर्म ही है, ये भी टेप वर्म ही है। तो ये छोटा होता है और वो बहुत लंबा लंबा टेप वर्म होता है, जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आज भी पाया जाता है। इतने जागरूकता के बाद भी ये टेप वर्म जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आगे के क्लास में वो सब आपको बताएंगे। अभी हम छोटा छोटा जो कुछ, एक और ये है, ये भी बच्चे में ही ज्यादा होता है। तो इसको बोलते हैं जियार्डिया लेम्बिलिया। एक पैरासाइट है, इसका नाम है जियार्डिया लेम्बिलिया, याद रखिए या लिख लीजिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। जियार्डिया लेम्बिलिया बहुत ही, एक बार सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन दो तीन बार जब आप इसको बोलेंगे जियार्डिया लेम्बिलिया, तो फिर आपको याद ही हो जाएगा, जियार्डिया लेम्बिलिया। तो जियार्डिया जो है, ये लिविन हुक एक नामक एक साइंटिस्ट थे। वो जो है, वो अपने ही स्टूल में इसको ऑब्जर्व किए थे, खुद के स्टूल में, दूसरे के स्टूल में नहीं, अपना खुद के स्टूल में। वो माइक्रोस्कोप से जब देखना शुरू किए अपना खुद का स्टूल, तो एक पैरासाइट उनको दिखा। उससे पहले इसके बारे में किसी को पता नहीं था, तो उन्होंने ही इसका नाम रख दिया था कुछ उसके फीचर्स के आधार पर, जियार्डिया लेम्बिलिया। 1681 में जो है, सबसे पहले ये लोगों के बीच आया, इसका ऑब्जर्वेशन हुआ। और आज ये जो है, ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, पूरे दुनिया में पाया जाता है जियार्डिया। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि केवल गर्म प्रदेश में होगा, यहाँ होगा वहां नहीं होगा। तो ये जो है पूरे दुनिया में सभी देशों में पाया जाता है जियार्डिया। और ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता कहाँ है, तो ड्यूडेनम में और अपर जेजुनम में, ड्यूडेनम में और अपर जेजुनम में, है ना। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो अब मॉर्फोलॉजी के बारे में आइए, इसके बारे में जानते हैं। आपको हम एक दिखाते हैं, इसका मॉर्फोलॉजी समझ में आएगा। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है ऊपर जो दिख रहा है एक फिगर में, ये ट्रोफोजोइट फॉर्म है। क्या है? ट्रोफोजोइट फॉर्म है ये जो बैडमिंटन का रैकेट होता है ना, उसी के आकार का ये होता है। बैडमिंटन के रैकेट के आकार का होता है, या टेनिस का जो रैकेट होता है उसी के आकार का होता है ना। और जब लॉन्गिट्यूडनली इसको देखेंगे, और अगर इसको आप जो है ऐसे देखेंगे, तो
ऐसे। अगर इसको सामने से ऐसे देखेंगे, मतलब इसको जो है साइड व्यू अगर लेंगे, साइड से अगर ये आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप में, तो स्प्लिट पियर्ड शेप दिखेगा। कैसा दिखेगा? पियर को हम बीच से ऐसे काट दें, है ना, नाशपाती को बीच से काट दीजिएगा तो साइड व्यू उसका वैसा ही दिखेगा। तो अगर लॉन्गिट्यूडिनल व्यू से देखेंगे तो ये टेनिस या बैडमिंटन रैकेट के जैसा दिखेगा, और साइड व्यू से देखेंगे तो ये स्प्लिट पियर्ड शेप दिखेगा। ये है इसका। और ऊपर का जो दिखाए हैं आपको ट्रोफोजोइट स्टेज, वो इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है मैन के लिए। मैन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो अब जो आपको सामने दिख रहा है दूसरे फिगर, पहले फिगर में दूसरा, पहले फिगर में जो दूसरा पिक्चर है, और दूसरा एक अलग से पिक्चर बनाए हैं, वो है सिस्टिक स्टेज। सिस्ट है ये, जियार्डिया का क्या है? सिस्ट है। इसी का इन्फेक्शन होता है मैन में, सिस्टिक स्टेज का इन्फेक्शन होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो है ट्रोफोजोइट स्टेज भी आप देख लिए, और सिस्टिक स्टेज भी फिगर में देख लिए। अब आइए इसके लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। ये जो पैरासाइट है जियार्डिया, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में ही मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से। और ये ड्यूडेनम में ये होता है। ड्यूडेनम में इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है इसको मल्टीप्लाई करने का, और यहीं पर सिस्ट भी बनता है इसका, यहीं पर इसका सिस्ट भी तैयार होता है, सिस्ट बन जाता है। और इंसिस्टमेंट के प्रोसेस के दौरान जो है इसका जो सेल है ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, और ट्रोफोजोइट स्टेज बनता है। ये ट्रोफोजोइट स्टेज फिर से सिस्ट स्टेज बन जाता है, वो सिस्ट फिर से डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन चलते रहता है। समझ गए? जिस समय इसका जियार्डिया का इन्फेक्शन हुआ, जियार्डिया का इन्फेक्शन हुआ, आपके जेडुनम में गया, और 30 मिनट के अंदर जो है, 30 मिनट में ही इसका जो सिस्ट जो है, सिस्ट का हैचेज शुरू हो जाता है और ट्रोफोजोइट बनना शुरू हो जाता है 30 मिनट में ही। समझ गए? और कुछ ही समय में, कुछ ही घंटे में, 3-4 घंटे में ही मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रोफोजोइट और सिस्ट बन जाता है। सिस्ट बनते जाएगा, फिर से डिवाइड होगा, ट्रोफोजोइट बनेगा, फिर बड़ा होकर सिस्ट बनेगा, फिर डिवाइड होगा, ट्रोफोजोइट बनेगा। 3-4 घंटे के अंदर इसका संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब आइए इसका जो पैथोजेनेसिस है, रोग रोग उत्पन्न करने का जो क्षमता है, और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, वो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये जियार्डिया जो है, जियार्डिया का जो इन्फेक्शन है, जियार्डिया का इन्फेक्शन लग गया तो इसको बोलेंगे जियार्डिएसिस। पहले भी कई बार बताए हैं, कोई चीज का इन्फेक्शन लग गया तो एसिस उसमें लगा दीजिए। स्कैरिस का इन्फेक्शन लग गया था तो उसको बोले थे स्कैरिएसिस, है ना।
उसी तरह से जियार्डिया का इन्फेक्शन लग गया तो जियार्डिएसिस। तो जियार्डिएसिस जो है वो पार्टिकुलरली इन चिल्ड्रेन, बच्चे में ही होता है। देखिए बड़े लोग भी चपेट में आ सकते हैं कभी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है बड़े लोगों में, लेकिन ये बच्चे को ही होने वाला रोग है, बच्चे में ही होता है। 99% जो है जियार्डिएसिस किस में होता है? बच्चों में होता है। और इसका जो है एक विशेषता ये भी है कि रिकरेंट इन्फेक्शन होता है इसका, मतलब बार बार। रिकरेंट मीन्स बार बार। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ऐसा नहीं कि मेडिसिन दी और ये समाप्त हो गया, किसी न किसी रूप में ये रह जाएगा, कहीं ना कहीं रह जाएगा, बच्चे के नाखून में रह जाएगा, उसके उंगली में रह जाएगा, कहीं उसके कपड़े में रह जाएगा, कहीं भी वो रह जाएगा और फिर से री इन्फेक्शन उसको हो जाएगा। तो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। और जब रिकरेंट इन्फेक्शन होता है या बच्चे में इसका इन्फेक्शन होता है, जियार्डिएसिस होता है, तो एक तरह का डायरिया होता है बच्चे में, उसको एक्सप्लोसिव डायरिया बोलते हैं, विस्फोटक डायरिया। बहुत कस के डायरिया होता है बच्चे में, जल्दी कंट्रोल नहीं होगा, तो उसको एक्सप्लोसिव डायरिया बोलते हैं। इसके अलावे एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट होगा, अच्छा नहीं लगेगा, पेट में लगेगा गुड़गुड़ाहट टाइप का, इस तरह तरीके का कुछ एब्डोमिनल पेन होगा। फ्लैटुएंस होता है, सुस्ती आ जाती है, लेदर्जी होता है, एकदम सुस्त हो जाएगा बच्चा। तो ये जो है एक्सप्लोसिव डायरिया होता है, ये मेन कॉज है इसका। बच्चों में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो यही है, एक्सप्लोसिव डायरिया। और डायरिया के साथ एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट, फ्लैटुएंस, लेदर्जी, ये सब जो है कभी कभी जियार्डिएसिस के डायरिया में एक्सेस म्यूकस भी प्रेजेंट रहता है। अब देखेंगे कि पैखाना जो है लज्जा लज्जा के जैसा होगा, मतलब उसमें लस लसापन होगा, जैसे स्पूटम निकलता है ना, बलगम, उस ढंग का जो है स्टूल में बाहर आएगा। तो उसको म्यूकस बोलते हैं या उसको फैट्स बोलते हैं। जब उसको आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो फैट सेल दिखेगा, यानी कि फैट जो आप बच्चे में दे रहे हैं, कोई भी फैट्स, तेल है, घी है, मक्खन है, जो भी फैट्स आप दे रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है, पाचन उसका बंद हो जाता है, और वो फैट सेल डायरेक्ट जो है स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे स्टूल का तो जियार्डिया तो मिलेगा ही, जियार्डिया तो मिलेगा ही, फैट सेल भी दिखेगा, स्टूल में फैट सेल भी दिखेगा। लेकिन इस स्टूल में ब्लड नहीं आता है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। ब्लड वाला जो डायरिया है वो अलग तरह का होता है, डिसेंट्री, वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये भी आपका एक लेसन होगा, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डायरिया है ये, है ना। तो उसका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, अलग अलग तरह के डायरिया का। डायरिया को हम अलग से क्लास में आपको बताएंगे, डिसेंट्री क्या होता है, डायरिया क्या होता है, किस तरह के डायरिया को हम स्टूल को देख करके भी पहचान लेंगे। तो यहाँ जो है इसका जो डायरिया है, इसमें इस डायरिया में म्यूकस प्रेजेंट रहता है, फैट सेल प्रेजेंट रहता है, और एक्सप्लोसिव डायरिया होता है, मतलब आवाज के साथ पैखाना होगा।
एक्सप्लोसिव डायरिया होता है। और कभी कभी इसमें क्रोनिक डायरिया भी हो जाता है। डायरिया हुआ, दवा दिए तो ठीक भी हो गया, फिर हो गया, दवा दिए ठीक हो गया, फिर हो गया, ये क्रोनिक डायरिया हो जाता है, ठीक ही नहीं होगा, ऐसा भी होता है। माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बच्चे में भूख की कमी हो जाती है। वेट, जब भूख की कमी होगी, बच्चा खाना नहीं खाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। और स्प्रू लाइक सिंड्रोम एक होता है बच्चे में, वो हो जाता है। डायग्नोसिस इसका कैसे करेंगे, तो स्टूल का जो है, जो स्टूल है उसका, स्टूल का स्मीयर बनाते हैं ग्लास लाइन के ऊपर, और स्मीयर बना करके डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से उसको देख लेते हैं, तो हमको दिखेगा, क्या दिखेगा, जियार्डिया लेमलिया। ठीक है। इसके अलावे सबसे जो बेस्ट मेथड है एग्जामिनेशन का, वो यही है, स्टूल एग्जामिनेशन। इसका इंट्रो टेस्ट भी होता है, एलाइजा भी होता है, लेकिन ये सब जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या जो रिसर्च सेंटर है वहीं पर होता है। हर जगह जो अवेलेबल है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज द बेस्ट एग्जामिनेशन कोई भी पैरासाइट को स्टूल में देखने के लिए। प्रोफाइलैक्सिस में आइएगा तो जो पहले आपको बता चुके हैं कि जो जो बचने का उपाय, हैंड वॉशिंग, जो पर्सनल हाइजीन है ना, और जो प्रिवेंशन ऑफ टेकिंग फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो कंटामिनेटेड पानी है या भोजन है उसको लेने से बचना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए। जो बच्चों को जो पानी दीजिए वो फ्रेश वाटर दीजिए, जो फूड दीजिए वो फ्रेश दीजिए, गर्म करके ठंडा किया हुआ, न कि बहुत समय का रखा हुआ दे दिए जिसमें कहीं से मक्खी बैठ गया, मच्छर बैठ गया, कोई कीट पतंग आकर के, खुला हुआ खाना है तो कहीं बैठ गया, वही चीज आप बच्चे को लेके पिला दिए, तो जो मक्खी है वो, जो ये है वो, जो इंसेक्ट्स है वो, जो सीवरेज नाली जो है उसमें भी जाके बैठता है, और वहां से उड़ने के बाद आपके भोजन के ऊपर भी आके बैठती है वो, तो उसके पैर में वहां से वो जो एग्स है वो आके स्टिक कर गया और आपके खाना में आके मिल गया यहाँ पर जब बैठा तो, और वो वही भोजन आपने बच्चे को करा दिया तो इन्फेक्शन हो गया इसका। ये सब कंडीशन है, सब लोग ये सब चीज बहुत लोग जानते हैं कि इसको कैसे रोकथाम इसका करेंगे। कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर, अगर दो चीज से बचे रहेंगे, हैंड वॉश, प्रॉपर हैंड वॉश, अगर ये सब चीज अगर ध्यान देंगे तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन से हम लोग, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बच जाएंगे। और इसका जो मेडिसिन है, पहले पिछले क्लास में जो आपको बताए थे, मेट्रोनिडाजोल, क्या है, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, फ्यूराजोलिडोन। फ्यूराजोलिडोन जो है इसका ये क्या बोलते हैं, एक्शन स्लोअर है, धीरे धीरे इसका एक्शन होता है, लेकिन ऊपर का जो दोनों दवा है, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, इसका क्विक एक्शन होता है। और अगर इन्फेंटाइल डायरिया है
एक्सप्लोसिव डायरिया है, जियार्डियासिस है, जो भी है, तो मेट्रोनिडाजोल या ट्रिनिडाजोल तुरंत असर करता है। ये ऊपर का जो दोनों दवा है वो बेस्ट है, और फ्यूराजोल जो डोलिन जो है वो स्लोअर एक्शन है, इसका धीरे धीरे एक्शन होता है, ये भी मेडिसिन है। तो ये 3 मेडिसिन जो है इसमें कारगर है। और नेक्स्ट क्लास सर मेडिसिन फिर से बोलेंगे? पहला है आपका मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, METRONIDAZOLE, मेट्रोनिडाजोल। दूसरा है टिनिडाजोल, TINIDAZOLE, टिनिडाजोल। और तीसरा जो है वो रेयरली चलाया जाता है, जो कि स्लो एक्शन है इसका, फ्यूराजोडो, फ्यूरा FURAZOLIDONE, फ्यूराजोलिडोन। ये 3 दवा है। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग, ये हो ही गया, हाइमेनोलिपिस हो गया, जियार्डिया हो गया, तो क्या किया जाए? तीन चार चीज बचा हुआ है, उसमें एक है एंटेमीवा हिस्टोलिटिका, बाद में पढ़ा देंगे। डायरिया डिसेंट्री है। सर Next- इस कीड़े का मतलब साइज वगैरह आप बताया नहीं ना? किसका? इसका साइज, इन्फेक्शन का क्या साइज है, नहीं है? अच्छा, ट्रोफोजोआइट जी जी। पता